इस टाइम पर कपास फसल अधिकतर जगह पर अपनी फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच चुकी है और ये जो अवस्था होती है कपास फसल के लिए बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है। इस टाइम पर अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे या फिर अपनी कपास के ऊपर से आपने जैसे ध्यान हटाया वहीं पे निश्चित तौर पर आपका उत्पादन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेज के अंदर एक तो सबसे ज़्यादा प्रकोप इस टाइम पर आएगा सफ़ेद मच्छर का, और साथ ही कपास की फसल में इस टाइम पर जो लगातार और बहुत भारी फ्लावर एक बार आएंगे उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। दूसरा, बहुत से खेतों के अंदर आप देख रहे होंगे कि पत्तियों में पीलापन या फिर गुलाबीपन दिखाई देगा। साथ ही दोस्तों, बहुत सी कपास की फसल अभी तक बहुत शानदार चल रही थी, लेकिन अभी अचानक आप लोग देख पाओगे कि बहुत से खेतों में कपास की फसल के अंदर उखेड़ा रोग लग जाएगा, बेल्ट आ जाएगा उसका। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी अभी इस टाइम पर समस्याएं कपास फसल में आने वाली उनका बारी बारी निदान बताऊंगा। मेरा कपास फसल के अंदर पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कपास फसल के अंदर सभी वो समस्याएं झेली है, देखी है और उनके ऊपर काबू पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अपन शुरुआत में बात करते हैं सबसे पहले कपास फसल की इस टाइम पे जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अभी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब हमारी कपास की फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो जाए उस टाइम पर हमारे पौधों में क्लोरोफिल है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस टाइम पर अगर पत्तियों के अंदर पीलापन दिखाई दे तो उसी टाइम पर आप समझ लेना या तो आपके खेत की मिट्टी के अंदर उपजाऊपन कम है, इस टाइम पर आपके फर्टिलाइजर डेफिशिएंसी या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, तो आप बगैर देरी किए इसी टाइम पर अभी अपने खेत के अंदर एक स्प्रे कीजिए। स्प्रे अगर आपकी कपास की पत्तियों के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है स्पेशली, तो समझ लीजिए आपकी कपास की फसल के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है। तो आप इस टाइम पर NPK 13-0-45 के साथ चिलेटेड जिंक 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। अगर पत्तियों के ऊपर साइड में आपको बैंगनी कलर दिखाई दे रहा है, लाल कलर दिखाई दे रहा है या गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए आपकी फसल के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की पूर्ति करने के लिए आप NPK 13-0-45 या फिर आप यूरिया ले लीजिए लगभग 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, उसको घोल लीजिए, उसके अंदर आप 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट मिला लीजिए। इसी के अंदर आप जिंक भी मिला सकते हो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, चेलेटेड कोई बढ़िया कंपनी का लेके उसकी आप स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल के अंदर जो पीलापन या फिर पत्तियों के ऊपर जो गुलाबीपन, बैंगनीपन या फिर लाल कलर दिखाई दे रहा है उसकी समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इस टाइम पर दूसरा काम कीजिए, अपनी फसल के अंदर एक तो ज़्यादा अपनी फसल को सूखने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपकी फसल इस टाइम पर स्ट्रेस में आएगी तो निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर एक तो फ्लावर है वो ड्रॉप होंगे, साथ ही आपकी फसल है वो बढ़िया से अच्छे से बढ़वार नहीं कर पाएगी। चूँकि इस टाइम पर बढ़वार भी ज़रूरी है और बढ़वार ऐसी हो जिसके अंदर जो इंटरनोड होते हैं वो छोटे होने चाहिए। अगर आपकी बढ़वार के अंदर इंटरनोड पत्तों से और दूसरे पत्तों के बीच के अंदर जो तना बढ़ता है ऊपर की तरफ बढ़वार लेता है उसकी अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो आपकी कपास फसल के अंदर फ्लावर है ना बहुत कम आएंगे, फल बहुत कम बनेंगे, क्योंकि आपकी कपास की फसल इस टाइम पर अपनी बढ़वार के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा देगी। तो उसको रोकने के लिए PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कीजिए। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर अगर बात करें अपन, तो या तो आप घड़ा केमिकल का चमत्कार ले सकते हो। आप पर एकड़ के हिसाब से मैं अगर आपको डोज बताऊं तो लगभग आप 200 ml घड़ा का चमत्कार है उसका स्प्रे कर दीजिए। आपको स्प्रे चमत्कार का उसी टाइम पे करना है जब आपकी कपास की फसल है वो बेहिसाब बढ़वार कर रही हो। अगर उसकी बढ़वार बहुत ही संतुलित चल रही हो, इंटरनोड की जो बीच की दूरी है वो कम हो, के अंदर फ्लावर सेटिंग बढ़िया से हो रहा हो, तो आप उस टाइम पर चमत्कार का उपयोग मत कीजिए। उस टाइम पर आपको करना है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स, जो आपको लेना है पर पंप के हिसाब से। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो 16 लीटर का पंप आता है उसमें आप 4 ml या 5 ml पर पंप के हिसाब से मिला लीजिए, स्प्रे कर दीजिए। उससे आपको जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इसके अलावा फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है अगर पूर्व दिशा से हवाएं चले लगातार, ऊपर मौसम के अंदर बादल बन जाए, मतलब पर्यावरणीय तनाव की वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देगी। आप देखोगे कि यार हमारे खेतों के अंदर एक बार तो फ्लावर है ना बहुत ज़बरदस्त आए, पौधे थे एकदम खिलखिला उठे, लेकिन 2 दिन के अंदर जो फ्लावर थे वो टोटल नीचे ड्रॉप हो गए। उसके अंदर अधिकतर जो कारण देखा गया वो पर्यावरणीय तनाव का देखा गया। अगर लगातार पूर्व दिशा से हवाएं चले, मौसम खराब हो, उमस बन जाए या बादल हो जाए तो समझ लीजिए फ्लावर ड्रॉपिंग निश्चित होंगे। उस टाइम पर आप प्लानोफिक्स का जरूर स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं, अब हमारी फसल है वो शानदार
हरी भरी कैसे रहे। तो मैंने आप लोगों को बताया पीलापन का इलाज, साथ ही आपके खेतों के अंदर अगर इस टाइम पर पत्तियों के ऊपर लाल कलर या फिर बैंगनी और ये गुलाबी कलर के आपको लाइन दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी फसल के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की डेफिशिएंसी। इसके अलावा दोस्तों अभी बात करेंगे अपन सिंचाई व्यवस्था पर। जिन किसान भाइयों ने बिना सोचे समझे अपने खेतों के अंदर सिंचाई की, क्योंकि हमारे देश के अंदर किसान है बहुत बड़े स्तर के ऊपर, वो सिर्फ दो बातें जानता है, एक तो खेत के अंदर यूरिया डालना, दूसरा वो सिंचाई करना। मतलब बेमतलब वो अपने खेतों के अंदर पानी को यूं ही छोड़ देता है और लगातार पानी की वजह से एक तो हमारे खेतों के जो उपजाऊपन है लगातार घटता जा रहा है और साथ ही हमारे खेतों के अंदर कुछ नीचे ज़मीन से संबंधित बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर लगातार नमी आपके खेतों के अंदर रहेगी तो एक तो आपके खेतों में नेमाटोड की समस्या बढ़ जाएगी, साथ ही फंगस जनित बीमारियाँ वो भी आपके खेतों में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपन देख रहे होते हैं कि हमारी कपास की फसल है वो सूख जाती है, पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसका यही कारण होता है, जिन खेतों के अंदर लगातार पानी चलता है, जिन खेतों के अंदर लगातार सिंचाई होती, उन खेतों में फंगस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप कोशिश कीजिए जब आपकी फसल पानी मांगे उस वक्त आप पानी पिलाइए। तो अब इस टाइम पर जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच चुकी है, इस टाइम पर अगर पौधा कुलमुलाएगा, पौधे के अंदर अगर अपन पानी नहीं देंगे और ऊपर से बरसात भी नहीं होगी तो पौधों के अंदर फ्लावर ड्रॉप जरूर होंगे, साथ ही हमारी जो बढ़वार है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इस टाइम पर आप विशेष ध्यान रखिए, हल्की नमी अपने खेतों के अंदर बना के रखिए। इसके अलावा दोस्तों इस टाइम पर सफ़ेद मच्छर का बहुत ज़्यादा प्रकोप आप लोगों को देखने को मिलेगा। सफ़ेद मच्छर सबसे ज़्यादा आते हैं जब मौसम के अंदर उमस बढ़ जाता है, हवाएं बंद हो जाती है, उस टाइम पर सफ़ेद मच्छर जन्म ले लेता है। सफ़ेद मच्छर एक बार जन्म ले लो उसकी जो संख्या है ना बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप समझो कि मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ चुका है, उमस बहुत ज़्यादा हो चुका है, हवाएं अब लगातार बंद है, उस टाइम पर आप या तो लैनो की स्प्रे कीजिए या फिर आप पेगासस की स्प्रे कीजिए, पोलो की स्प्रे कीजिए, उलोवाला की स्प्रे कीजिए। इनके साथ आप एसिटामिप्रिड मिला लीजिए या फिर आप कोई दूसरा इमिडाक्लोरोपिड वगैरह कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर दीजिए। इनके जो रिजल्ट है सफ़ेद मच्छर के ऊपर ठीक ठाक मिलेंगे। मैं आपको 100% नहीं बोल सकता कि इससे सफ़ेद मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। सफ़ेद मच्छर ख़त्म होंगे जब जैसे ही हवाएँ चलेंगी, हवा चलते ही आपके खेत के अंदर से सफ़ेद मच्छर वो सभी खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा पीछे अभी लगभग 15 दिन पहले हमारे जितने भी किसान भाइयों ने कपास की फसल लगा रखी थी वो लगातार सफ़ेद मच्छर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। महंगे महंगे टेक्निकल अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर रहे थे, लेकिन उससे भी सफ़ेद मच्छर खत्म नहीं हो रहे थे। वो खाली कुछ समय के लिए 2, 4 या 5 दिन के लिए रुक रहे थे बस। आपको ये लग रहा था कि यार सफ़ेद मच्छर हैं वो कुछ हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन वो 100% खत्म नहीं हुए थे। जैसे ही हवाएं चली आपने देखा होगा सफ़ेद मच्छर है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए होंगे। इससे आगे ह्यूमिडिटी लेवल लगातार बना रहेगा, तो आप इस टाइम पर सफ़ेद मच्छर का नियंत्रण जरूर करके रखें। साथ ही अपने खेतों के अंदर जब आप सिंचाई करें उस टाइम पर आप जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो और फ्लावर से टिंडे बन रहे हो उस टाइम पर आप पर एकड़ के हिसाब से 1 बैग यूरिया जरूर छिटक दीजिए। यूरिया छिटकने के बाद आपकी जो फसल है आगे आने वाले 20 से 25 दिनों तक लगातार बढ़िया से ग्रोथ करती रहेगी। और साथ ही इस टाइम पर पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पौधे के अंदर जैसे जैसे फूल और टिंडे बनते जाएंगे, पौधे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती जाएगी। तो आपको विशेष ख्याल रखना है इस अवस्था के अंदर अपने खेतों में। एक तो आप कोई भी पोषक तत्व है उनकी आप अच्छे से पहचान कीजिए। आप ऊपर से फोलियर स्प्रे के माध्यम से आप अपनी फसलों को ऊपर NPK के माध्यम से या फिर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बाजार में बहुत अच्छा आते हैं उनकी स्प्रे कीजिए। आप चिलेटेड जिंक की स्प्रे कीजिए। इसके अलावा दोस्तों फ्लावर सेटिंग के अंदर कोई भी फसल हो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है एक तो बोरोन, और बोरोन के साथ ही पौधों को स्ट्रेस से बचाने के लिए या पौधों के अंदर अच्छी क्वालिटी के आपके टिंडे बने, अच्छी क्वालिटी के आपके जो फ्लावर आ रहे हैं पौधों के अंदर उनकी सेटिंग है वो बढ़िया हो और आगे जाकर हमारी फसल का बढ़िया उत्पादन, उसके लिए आपको इस टाइम पर पोटास की ज़रूर पूर्ति करनी पड़ेगी। आप जो ये स्प्रे कर रहे हो NPK, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक की, इन्हीं के साथ आप बोरोन पर लीटर के हिसाब से 1 ग्राम जो 20% वाला बोरोन आता है उसको भी मिला लीजिए। बोरोन पोलिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा सहायक होता है। साथ ही बात करते हैं अपन पोटेशियम की पूर्ति की। तो पोटेशियम में आप NPK 13045 की जब स्प्रे करने जा रहे हो तो उसके अंदर 45% पोटेशियम की पूर्ति पौधों को फोलियर स्प्रे के माध्यम से हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप अपने खेतों के अंदर इसी तरह की जानकारियों को अप्लाई करके एक बढ़िया उत्पादन जरूर लेंगे।